हेलो माय बून्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो कि माफिया और ऑब्सेशन से रिलेटेड है। थोड़ा डार्क रोमांस है और इसकी कास्ट थोड़ी लंबी होने वाली है। इसमें आपको देखने मिलेंगे जूंग डंग, पॉन्ड फुविन, जेमिनाई फोर्थ और विलियम एस। कहानी की शुरुआत होती है बैंकॉक सिटी से, जहाँ पे एक होटल रूम के अंदर एक मीटिंग चल रही होती है। लेकिन ये मीटिंग कोई नॉर्मल लोगों की नहीं थी। कुछ ऐसे लोगों के बीच ये मीटिंग चल रही थी जिनसे पॉलिटिशियंस डरते थे और पुलिस उनके आसपास आना भी नहीं चाहते थे, और बिजनेसमैन वो लोग तो इनके आगे सर झुकाते थे। और ये थी अस्वाकुल फैमिली, सबसे ज्यादा पावरफुल माफिया फैमिली जो कि सिर्फ थाईलैंड में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर थी। मीटिंग रूम के अंदर हम देखते हैं सबसे बड़े बेटे पॉन्ड अस्वाकुल को, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा शांत था, ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। और पॉन्ड के बगल में बैठा था उससे छोटा बेटा जूंग अश्वाकुल। वो सिर्फ कहने के लिए पॉन्ड से छोटे थे, लेकिन वो पॉन्ड से भी बहुत ज्यादा डेंजरस थे। और इन दोनों से थोड़ा दूर इनका तीसरा भाई बैठा था जिसका नाम था फोर्थ अस्वाकुल, जो कि अपने फ़ोन में कोई गेम खेल रहा था। वो इस मीटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। और फोर्थ के थोड़ा दूर पे खड़ा था विलियम, जूंग और पॉन्ड का सबसे अच्छा दोस्त या फिर इकलौता ऐसा इंसान जिस पे ये फैमिली वाले ट्रस्ट करते थे, और इस फैमिली का लीगल एडवाइज़र। इस टाइम पे मीटिंग हॉल का माहौल थोड़ा टेंस्ड था। फैमिली के सबसे बुजुर्ग इंसान जो उनके दादाजी होते हैं वो बोलना शुरू करते हैं। आज मैंने तुम सबको यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम लोगों से दो बड़ी बातें डिस्कस करनी थी। पहली ये कि प्रेसिडेंट मान गए हैं हमारी शर्त मानने के लिए, क्योंकि इससे उन्हें एक फ़ायदा ये होगा कि उन्हें हमारा सपोर्ट मिलेगा एक प्रोटेक्शन के रूप में, और हम लोग का फ़ायदा ये है कि हम लोग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए अगले महीने पॉन्ड को तंग के बड़े बेटे फुविन से शादी करनी होगी। पॉन्ड ये सब सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर दादाजी पॉन्ड की तरफ देखते हैं और उनसे पूछते हैं, पॉन्ड क्या तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ है? जिस पे पॉन्ड बिना कुछ सोचे समझे सीधे बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद उनके ग्रैंडफादर टेबल पे एक फाइल रखते हैं और कहते हैं, और दूसरी बात ये कि आर नाताशाई ने हमारे बारे में पुलिस को बताने की हिम्मत करी, उसने हमें धोखा दिया है सारे शिपमेंट से रिलेटेड। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि उसे और उसके इकलौते बेटे डंग को इस दुनिया से ही गायब कर दो। ऐसा कहते हुए वो अपने आदमियों को इशारा करते हैं। लेकिन उसी टाइम पे जूंग अपने चेयर से उठते हैं और कहते हैं कि मास्टर, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? जिसमें उनके दादाजी बोलते हैं कि हाँ बोलो। जिस पे वो बोलते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तो अगर हम लोगों ने सिर्फ उन्हें इतनी आसान मौत मार दिया तो क्या ही रह जाएगा, हमें उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। जिस पे उनके दादाजी कुछ सोचते हुए कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? जिस पे जूंग डेंजरसली स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं उनके बेटे डंग के साथ शादी करके उसे यहाँ लेकर आऊँगा। दादाजी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं और कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। उसके बाद वो पॉन्ड और जूंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, और जहाँ तक बात है शादी की, तो तुम दोनों की शादी एक ही दिन होगी, आज से 1 महीने बाद। दूसरी तरफ हम एक बड़ा सा पॉलिटिकल मैंशन देखते हैं और खिड़की के पास में फुविन खड़े होते हैं और अपने मॉम डैड को बहस करते हुए सुन रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी मॉम उनके डैड से कह रही होती हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं था? तो जिस पे फुविन के डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि हाँ, अगर मैंने इस शादी को रिजेक्ट कर दिया होता तो अशवाकुल फैमिली ने हमें ख़त्म कर दिया होता। तभी फुविन उन लोग के पास आते हैं और कहते हैं कि डैड, आपने बिना सोचे समझे मुझे एक सामान की तरह उन लोगों को दे दिया। क्या इसलिए क्योंकि मेरे अलावा आपका एक और बेटा भी है, इसलिए आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? बोलिए डैड, कुछ तो बोलिए। थोड़ी देर तक उस कमरे में एकदम सन्नाटा होता है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। थोड़ी देर के बाद फुविन के डैड बोलते हैं, पॉन्ड उतना क्रूएल नहीं है जितना कि लोग कहते हैं, बस तुम कभी भी उसको उकसाने की कोशिश मत करना। फुविन मन में सोच रहा होता है कि जो इंसान पूरे थाईलैंड में सिर्फ इस बात के लिए मशहूर है कि वो हंसता ही सिर्फ तब है जब किसी की मौत होती है, और शहर में निकलता भी आधी रात में है, और जो भी उसे देख लेता है वो दोबारा कुछ भी देख नहीं पाता है, मेरे डैड ने उस इंसान के साथ जो कि इंसान भी नहीं है मेरा रिश्ता तय किया है, और वो मुझसे बदले में कुछ एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? अपने मन में चल रही तरह तरह की बातों को लेकर वो वहीं पे खड़े रहते हैं, अपने पापा से कुछ भी नहीं कहते हैं। एक तरह से उन्होंने मन बना लिया था शादी करने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं डंग के डैड को उनके ऑफिस में, वो वहाँ पे बैठे होते हैं। उसी टाइम पे जूंग के कुछ आदमी वहाँ पे जाते हैं और उनसे कह रहे होते हैं, अब आपको अपने बेटे की शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। आपके बेटे डंग की शादी अब किसी और से नहीं हो सकती है, क्योंकि जूंग अशवाकुल ने उससे शादी करने का फैसला किया है। ये सुनकर डंग के डैड अपने चेयर पे से खड़े होते हैं और कहते हैं, वो होता कौन है मेरे बेटे के लिए फैसला लेने वाला? जूंग का एक आदमी डंग के डैड के थोड़ा और क्लोज आता है और उनको गन पॉइंट पे करते हुए कहता है, ये सब कुछ आप ही का किया धरा है।
और अब अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको और आपके बेटे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। डंग के डैड अपनी चेयर पे बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं, मैं इन लोग की बात नहीं मानूंगा। मैं अपने बेटे की शादी उसी दिन करूंगा, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार तो डंग ने मुझसे कुछ मांगा है। ऐसा सोचते हुए वो अपने बेटे को याद कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से डंग अपने डैड से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने डैड के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लिया। डंग के डैड बहुत टाइम से अशफाकुल फैमिली का साथ दे रहे थे उनके गलत कामों में, और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो वो अशफाकुल फैमिली के शिपमेंट सीक्रेट्स को बताने के लिए राजी हो गए, और बदले में उन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन की डिमांड करी। लेकिन चीज़ें सही ढंग से हो पाती उससे पहले ही किसी ने उन सारे पुलिस वालों को ही ख़त्म कर दिया। ये सब देखने के बाद डंक ने अपने डैड से कहा, डैड मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, शादी करके एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ, छोटी सी नौकरी करना चाहता हूँ जिससे हमारा घर चल सके, और आपके साथ रहना चाहता हूँ इन सब से बहुत बहुत दूर। डंक की ये सारी बातें सुनने के बाद डंक के डैड भी मान जाते हैं, और इसलिए उन्होंने एक क्लीन फैमिली देख के उनकी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता तय किया था। डंक के डैड यही सब सोच रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डंक को, जो एक छोटी सी बेकरी में बहुत खुशी खुशी काम कर रहे होते हैं। उसके बाद वो एक छोटा सा केक बेक करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं और एक टेबल पे सर्व करते हुए बोल रहे होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये केक पसंद आएगा। और उस टेबल पे सामने बैठे होते हैं जूंग, जो उन्हें देख के सिर्फ स्माइल करते हैं और हाँ में सिर हिला देते हैं। डंग बहुत खुशी से वो केक सर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जूंग को बिल्कुल भी नहीं पहचानते थे। लेकिन जूंग वो तो डंग के लिए ही वहाँ आए थे। तभी डंग जूंग से अचानक से बोलते हैं, अरे आज आपका बर्थडे है, लेकिन आप अकेले केक काट रहे हैं, क्या आपके दोस्त यहाँ पे नहीं आए? लेकिन जूंग कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डंग को घूर रहे होते हैं। तभी डंग बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बर्थडे सॉन्ग गा देता हूँ, चलिए आप विश मांगकर कैंडल्स को ब्लो करिए। ऐसा कहते हुए वो बहुत खुशी से बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। इधर हम फूविन को देखते हैं। फूविन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए वो अपने कमरे से अपना कैमरा उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं। जब भी फूविन को कुछ भी नहीं समझ आता था तो वो फोटोग्राफी करते थे, चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे और उनको कैप्चर करते थे। लेकिन आज जब वो फोटोग्राफी कर रहे थे तो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन अगल बगल देखने पे उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो आगे फोटोग्राफी करने लगते हैं। लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि आज आसपास में कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा टाइम वहाँ एक्सप्लोर करने के बाद, फ़ोटोज़ खींचने के बाद वो वहाँ से सीधा अपने घर आते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है। शीशा नीचे होता है और हम उसमें देखते हैं पॉन्ड को। तभी पॉन्ड का एक असिस्टेंट उन्हें बता रहा होता है कि सर, मिस्टर फुविन आराम से अपने घर आ चुके हैं, तो क्या अब हम वापस चलें? जिस पे पॉन्ड कुछ भी नहीं बोलते हैं और थोड़ी देर के बाद अपने कार का शीशा ऊपर करते हैं, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे फुविन के घर के बाहर पॉन्ड ने कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा रखा था। और जैसे ही फुविन अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनका एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें इन्फॉर्म करता है, जिस पे वो उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम में से कुछ लोग वहाँ रुको और कुछ लोग उसके पीछे जाओ। बिना उसे एहसास दिलाए कि उसके आसपास कोई है, उसके पीछे जाओ, वो जहाँ जहाँ जाता है। और हाँ, वो जहाँ कहीं भी जाए उस एरिया के 25 किलोमीटर तक मुझे कोई और इंसान नहीं चाहिए। और यही वो वजह थी कि जब फुविन फोटोग्राफी कर रहे थे तो उन्हें बार बार किसी के होने का एहसास हो रहा था, और साथ ही कि उस जगह पे कोई और नहीं था। इन सारी चीज़ों के 2 दिन बाद हम फोर्थ को सुबह सुबह में स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो अपने हाथ में कुछ सामान लिए रहते हैं और बहुत जल्दबाजी में जा रहे होते हैं, और इसी चक्कर में वो जेमिनाई से टकरा जाते हैं और वो सारा सामान गिर जाता है। फोर्थ जल्दी जल्दी सारी चीज़ें उठाने लगते हैं और साथ ही बिना जेमिनाई की तरफ देखे उनसे लगातार माफ़ी मांग रहे होते हैं कि सॉरी, मैंने देखा नहीं और मैं गलती से आपसे टकरा गया। जेमिनाई हंसते हैं और कहते हैं, अरे तुम अगर इतनी बार माफ़ी मांगोगे तो मैं गुस्सा कैसे होऊंगा तुमसे। फोर्ड धीरे से जेमिनाई की तरफ देखते हैं और वो जेमिनाई को जानते थे, क्योंकि जेमिनाई फुविन के जुड़वा भाई थे। दिखने में जेमिनाई फुविन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनके बिल्कुल भी अपोजिट। फुविन ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन जेमिनाई उनके एकदम अपोजिट, वो बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल पर्सन थे। वो यही सब सोच रहे होते हैं, तभी जेमिनाई कहते हैं, ओ हेलो, कहाँ खो गए तुम? जिस पे फोर्थ हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। ऐसा कहते हुए वो वापस से चीज़ें समेटने लगते हैं। जेमिनाई फोर्थ को इस तरह से हड़बड़ाया हुआ देख के वापस से हंसते हैं और उनके हाथ में बुक्स रख कर
वहाँ से चले जाते हैं। फोर थोड़ी देर तक बुक्स पकड़े हुए वहाँ खड़े रहते हैं और जेमिनाई को जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बोलता है कि बेटा तुम्हें लेट नहीं हो रहा है। फोर्थ खुद को संभालते हैं और भागते हुए अपने क्लासरूम में आते हैं। इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर अस्वाकुल फैमिली के लीगल एडवाइज़र विलियम को हम उनके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। उसी टाइम पे उनके फ़ोन में एक अलार्म बजता है। वो अपने वॉच में टाइम चेक करते हैं, फिर अपना कोट उठाते हैं, गाड़ी की चाबियाँ लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ड्राइव करके वो एक फ्लावर शॉप के बाहर आते हैं और उसके बाद वहीं कार में रुककर किसी को देख रहे होते हैं। अंदर हम देखते हैं एस को। एस बहुत ध्यान से और बहुत सफाई से बुके तैयार कर रहे होते हैं। वो अलग अलग फ्लावर्स को निकाल रहे थे, उन्हें क्लीन कर रहे थे और फ्लावर्स को स्मेल करके चेक करके अलग अलग बुके तैयार कर रहे थे। और इसके साथ ही उनके फेस पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल थी। विलियम दूर से उन्हें ऐसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तभी अचानक से विलियम नोटिस करते हैं कि एस के पास में कोई और है, मतलब कोई और इंसान था जो एस के बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। अब ये देख के विलियम को थोड़ा जेलसी होती है। और 3 साल में आज पहली बार ऐसा था कि विलियम उस फ्लावर शॉप के अंदर जाते हैं। एस उन्हें देखते हैं और बहुत ही प्यार से ग्रीट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें किस तरह का बुके चाहिए, जिस पे विलियम कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। तो जिस पे एस उनसे कहते हैं, सर आपने बताया नहीं कि आपको कैसा बुके चाहिए। जिस पे विलियम उन्हें ब्लू कलर के रोजेस की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, वो वाला। जिस पे एस उनसे कहते हैं, बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए, लेकिन हाँ ये तो बताइए कि किस ओकेजन के लिए चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से मुझे इसके साथ में और भी फ्लावर्स ऐड करने पड़ेंगे। जिस पे विलियम एकदम शांत होकर सिर्फ इतना कहते हैं, बस यही चाहिए। जिस पे एस कहते हैं, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, तब तक आप चाहें तो उस सोफे पे बैठकर वहाँ वेट कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वो अंदर चले जाते हैं। विलियम जब सोफे पे बैठे होते हैं तो थोड़ी देर के बाद कुछ लोग उधर आते हैं। विलियम डर जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है शायद अपोजिट गैंग के लोग हैं जो उन पर हमला करने आए हैं, और इसलिए वो अपनी गन निकाल के एकदम रेडी होते हैं लड़ने के लिए। और ठीक उसी टाइम पे एस वो बुके लेकर बाहर आ जाते हैं और वो बुके वो स्माइल करते हुए विलियम को दे ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक आदमी एस की तरफ आगे बढ़ता है और उन्हें रोकते हुए उनसे रेंट के बारे में पूछ रहा होता है कि तुम रेंट कब दोगे, क्योंकि पिछले कई महीनों का रेंट ड्यू था। विलियम ये सब देखते हैं और एस के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और वो आदमी जैसे ही विलियम को देखता है वो सब पीछे हटने लगते हैं। विलियम उन लोगों को घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं, ये मेरा आदमी है, इसे परेशान करना बंद करो, और आज के बाद अगर मैंने तुम में से किसी को भी इसके आसपास देखा तो वो इंसान दोबारा इस दुनिया में दिखाई नहीं देगा। ये सारी बातें सुनने के बाद वो लोग वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि माफिया वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो विलियम को नहीं जानता होगा। अब वो लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी विलियम उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, रुको, और अपने बॉस से जाकर कहना मुझसे आकर मिलने के लिए। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद विलियम एस की तरफ देखते हैं। एस इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। थोड़ी देर पहले जो स्माइल उनके चेहरे पे थी वो एकदम से गायब हो गई थी, और तो और वो विलियम से भी डर रहे थे। विलियम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, वो उनसे सिर्फ इतना कहते हैं, अब ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब 1 महीने बाद हम देखते हैं कि शादी के हॉल को खूब बढ़िया से चारों तरफ से सजाया गया था, एकदम दुल्हन की तरह। और देश के कोने कोने से बड़े लोगों को बुलाया गया था और उनकी खूब अच्छे से खातिरदारी हो रही थी। मेहमान ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश थे और खाने को एंजॉय भी कर रहे थे। और साथ ही उन्हें इंतज़ार था आज के स्पेशल गेस्ट जिनकी आज शादी थी उन लोगों का। इधर अंदर हम 4 कमरों में 4 लोगों को तैयार होते हुए देखते हैं, जिनमें से एक रूम में पॉन्ड थे। पॉन्ड ने ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत सा सूट डाला हुआ था और वो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। उनके बगल वाले रूम में थे जोंग। उन्होंने सिर्फ सूट ही नहीं बल्कि अपने हाथों का ग्लव्स भी ब्लैक कलर का पहना था और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे। और उन दोनों के सामने वाले में से एक रूम में थे फूविन, जिन्होंने वाइट कलर का सूट पहना था, और दूसरे रूम में थे डंग, और उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत सा वाइट कलर का सूट पहना था। तभी डंग और फूविन के रूम में एक एक अटेंडी आती हैं और उन दोनों से कहा जाता है उनके कपड़ों को चेंज करने के लिए, और उसके बाद उन दोनों को भी ब्लैक कलर के सूट पहनाए जाते हैं। उसके बाद हम जूंग और पॉन्ड को प्रीस्ट के सामने देखते हैं, जहाँ पे प्रीस्ट उनसे कुछ बातें कर रहे होते हैं और उनसे कुछ रिचुअल्स करवा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में डंक और फूविन को ले आया जाता है
और फिर डंग जूंग के बगल में और फुविन पॉन्ड के बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं। पॉन्ड चुपके से फुविन को देखने की कोशिश करते हैं और जब वो उन्हें देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। तभी प्रीस्ट पॉन्ड की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, क्या आप फुविन को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? जिस पे पॉन्ड तुरंत हाँ बोलते हैं। उसके बाद प्रीस्ट फुविन से पूछते हैं कि क्या आप पॉन्ड को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? जिस पे फुविन ना चाहते हुए भी हाँ बोलते हैं। उसके बाद प्रीस्ट जूंग की तरफ मुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप प्रीस्ट अपनी बात पूरी कर पाते? जूंग उससे पहले ही बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं इन्हें अपने हस्बैंड के रूप में पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। डंक ये देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ये उतना शॉकिंग नहीं था जो कुछ भी उनके साथ 2 दिन पहले हुआ था।